ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं। मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का पर्यायवाची ठाकरे परिवार है। जिस तरीके से धोखाधड़ी करके इनकी सरकार को गिराया गया है, मेरी जानकारी में लोग काफ़ी आहत हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी दो नेताओं के बीच में जो है बहुत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे किसी के प्रोफेशन को लेके इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जिनको एक तरह से चर्चा भी थी कि ऊपर से थोपा गया है सेंट्रल की तरफ से, तो उसमें उनका बयान है कि मेरी पसंद थी कि एकनाथ शिंदे सीएम बने देवेंद्र फडणवीस का। देखिए, अब तो ये लीपापोती की जा रही है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के बयान थे, जिस तरीके से सारा घटनाक्रम चल रहा था, बीजेपी बिल्कुल चाहती थी, खास तौर पे देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से चाहते थे कि वो जो है मुख्यमंत्री बने। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में जो डील जो है वो हो नहीं पाई और एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बन गए। और अगर इनको बनाना ही था तो मुझे लग रहा है कि शिवसेना के साथ पहले भी जो बीजेपी का करार था वो यही था कि 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। और अब पूरी तरह से देखा जाए तो पूरे 5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा। बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो 2.5 साल मिल रहे थे, वो भी नहीं मिल पाए। तो बीजेपी के लिए तो एक घाटे का सौदा रहा। बीजेपी पहले अगर इस पर निर्णय ले लेती तो शायद उनका भी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहता। एकनाथ शिंदे फिर भी उन्होंने हमें सीएम बनाया। नहीं, देखिए, बीजेपी की मजबूरी रही। बिहार के अंदर उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई और अपोजिशन पार्टी जो है वो अपनी सरकार ना बना पाए। और इसके अंदर अपोजिशन को कमज़ोर करने के अंदर एकनाथ शिंदे जो है एक हथियार बने। ये पूरे देश के लिए जो है काफ़ी जो है चिंता की बात है। एक दूसरी बात, बीते दिन जो दिल्ली विधानसभा का और मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं नीति है कि दिल्ली को एक फुल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 बार चुनाव लड़ चुकी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और पिछले 2 चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया है, मगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी और बहुत बड़े बहुमत से बनी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं पे ऐसा लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में नहीं जीत पाएगी, इसीलिए अब वो एक दूसरे तरीके से प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चर्चा जो है सत्ता के गलियारों में बड़ी आम है, पत्रकारों के बीच में बड़ी आम है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को भंग करना ही भाजपा के पास इकलौता चारा है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रोकने का। और कल जब ये बात मुख्यमंत्री ने कही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी जी ने खड़े होकर कहा, मैं ऐसे किसी भी कदम का बहुत स्वागत करता हूँ। तो इससे तो ये बात साबित हो जाती है कि बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रही है और बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। उसी विधान की बात दिल्ली सरकार लगातार सरप्लस में चल रही है। देखिए, एक समय था जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी और सरकारें गिर जाती थी, अपोजिशन सरकारों के ऊपर हल्ला बोल देती थी। आज सीएजी की रिपोर्ट आई, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली राज्य के बारे में सीएजी ने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं 2015 से, तब से लेकर अब तक दिल्ली का बजट जो है सरप्लस में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मुफ्त बिजली देने के बाद, 24 घंटे बिजली देने के बाद, मुफ्त पानी देने के बाद, महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने के बाद, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के बाद, करीब 1700 अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइन डालने के बाद, वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल बनाने के बाद, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-12 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली वालों का खजाना खत्म नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, सरप्लस में है बजट। वहीं उसी की सीएजी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित गुजरात के बारे में बताया, उनको वार्निंग दी
उनको चेतावनी दी है कि अगर आपने अपने खर्चे कम नहीं किए तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, मतलब आप कर्जे के एक ऐसे चक्र में फंस जाएंगे कि आपका गुजरात कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ये कंट्रास्ट है। कि जो आप बता रहे हैं, इसे लेकर बीते दिनों सवाल भी उठे थे कि जो आपका इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उनसे एक तरह से बैक करेगा। तो आपको लगता है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट है जिसे लेकर आप लोगों के सवाल उठ रहे थे, फ्रीबीज को लेकर, उसको एक तरह से उनका काम है? देखिए, दिल्ली के लोगों के अगर पैसे बचेंगे तो दिल्ली के लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा, दिल्ली के लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, दिल्ली का व्यापार, दिल्ली का बिजनेस, दिल्ली की पूरी इकोनॉमिक साइकिल बेहतर होगी। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षक सेवाएं सारी की सारी बेहतर हो रही हैं। लोगों की जेब में और राज्यों के मुकाबले दिल्ली के अंदर लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी है और सरकार का खजाना भी भरा हुआ है। मुझे लगता है इससे अच्छी सिचुएशन जो है दिल्ली के अलावा किसी और राज्य में आपको नहीं मिलेगी। एक दूसरा सवाल है, एलजी लगातार जिस तरह से कुछ कॉरिडोर है जिनका काम 2 एजेंसियों या 3 एजेंसियों की वहाँ पे मौजूदगी के कारण रुका हुआ है और उसमें ज़्यादातर भूमिका दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी की है। देखिए, मैं तो दिल्ली वालों से एक सवाल करना चाहूँगा। अब एलजी साहब वो सारे काम देख रहे हैं जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को देखने हैं। आज के बाद अगर किसी के घर बिजली नहीं आती या पानी नहीं आता तो क्या एलजी साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज के बाद अगर कहीं पे जल भराव होगा तो क्या माननीय उपराज्यपाल उसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती, मगर वो नहीं लेंगे। जहाँ जहाँ कोई गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी, जहाँ जहाँ नुक्ताचीनी करनी होगी वो काम जो है उपराज्यपाल महोदय का होगा। ये ठीक नहीं है। उपराज्यपाल महोदय कुछ जो है डिपार्टमेंट ले लें, पुलिस उनके पास है, डीडीए उनके पास है, सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके पास है, उसके अंदर कुछ करके दिखाएं, उसकी जिम्मेवारी तो लें और कहें कि आज के बाद दिल्ली के अंदर अगर कूड़ा पड़ेगा तो जिम्मेदारी मेरी, आज के बाद अगर किसी के घर में चोरी होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आज के बाद मर्डर और बलात्कार होंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। ये बात एलजी साहब कहें, जिम्मेदारी लें। सिर्फ नुक्ताचीनी से काम नहीं चलेगा। जो पूरा का पूरा प्रजातंत्र है वो जवाबदेही और जिम्मेदारी पे आधारित है। एलजी साहब को जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल, एक काली पोस्टर पे कुछ आपत्तिजनक जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जो पोस्टर आपत्तिजनक रूप से मां काली का बनाया गया, उस मामले में दिल्ली और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो डायरेक्टर। देखिए, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बहुत घटिया बयान एक धर्म विशेष के जो लीडर हैं उनके बारे में कही। उसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, कई लोगों की हत्याएं हो गई। मुझे लगता है कि इससे सीख लेके हमारे सभी लोगों को धर्म के बारे में किसी भी घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। ये जो पोस्टर भी है इसके अंदर भी माँ काली को जिस तरीके से दर्शाया गया है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उससे बिल्कुल बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों की भावना आहत हो सकती है। जैसे मुस्लिम भाइयों की भावना आहत हो सकती है, आप अल्लाह के बारे में कुछ कहेंगे, बिल्कुल होगी। आप भगवान के बारे में कहेंगे, उसके बारे में होगी। ये क्यों करने की ज़रूरत है? इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में हज़ारों लाखों समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।